नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। स्माइल योजना आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता, बेरोजगार युवाओं, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए कल्याण और पुनर्वास प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन कि केवल दो और तीन। स्माइल योजना, जिसे हिंदी में आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता कार्यक्रम के रूप में जाना जा रहा है। इस योजना के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें दो उप योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को इसमें शामिल किया गया है। मुख्य रूप से यह अधिकारों की पहुंच को मजबूत और विस्तारित करती है। साथ ही साथ यह सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 365 करोड़ रुपए को आवंटित किया है। इस रूप में यदि हम देखें तो पहला जो हमारा विकल्प है वो सही नहीं है, हालांकि दूसरा और तीसरा विकल्प सही है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, केवल 2 और 3। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच यानी फिपिक भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग के लिए 2014 में शुरू एक बहुराष्ट्रीय समूह है। भारत ने सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु संबंधित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के समूह को $150 मिलियन मूल्य की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत की विस्तारित एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच के 2 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन कि इनमें से कोई भी नहीं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के विकास के साथ ही प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध गहरे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच एक नवीन फोरम की स्थापना की गई, जिसे हम फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन यानी फिपिक के रूप में जानते हैं। मुख्य रूप से इसमें 14 प्रशांत द्वीप देशों को शामिल किया गया है, जिसमें कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, नौरू, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी आदि देशों को शामिल किया जाता है। इन देशों को सहायता दिए जाने के लिए 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु से संबंधित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह के राष्ट्रों को $150 मिलियन मूल्य की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई थी, जो संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। इस रूप में तीनों के तीनों जो कथन हैं वो हमारे सही हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। साथ ही इस चित्र में भी आप फिपिक के सदस्य देशों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, TOR या द ओनियन राउटर प्रायः निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। क्रिप्टो करेंसी, 5G नेटवर्क, डार्क नेट की इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका सही उत्तर है सी, डार्क नेट। डार्क नेट इंटरनेट साइटों का छिपा हुआ समूह है, जिसे केवल एक विशेष वेब ब्राउज़र के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। इसका उपयोग इंटरनेट गतिविधियों को गुमनाम और निजी रखने के लिए किया जाता है, जो कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के अनुप्रयोगों में मददगार हो सकता है।
कुछ लोग इसका प्रयोग सरकारी सेंसरशिप से बचने के लिए करते हैं। हालांकि यह भी माना जाता है कि इसका अत्यधिक प्रयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से टॉर नेटवर्क यानी द ओनियन राउटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो ब्राउजर उपयोगकर्ताओं को डॉट ओनियन रजिस्ट्री ऑपरेटर के साथ वेबसाइटों पर जाने की सुविधा प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से विकसित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के द्वारा 1990 के दशक के उत्तरार्ध में। आज के द हिंदू में डार्क नेट से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। इस चित्र में भी आप इंटरनेट के विभिन्न रूपों को देख सकते हैं, जिसमें डीप वेब और सरफेस वेब भी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत सरफेस वेब वर्ल्ड वाइड वेब का वह हिस्सा होता है जो आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध है और इसमें विकिपीडिया, गूगल, फेसबुक आदि को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत डीप वेब मुख्य रूप से पासवर्ड से सुरक्षित साइटों आदि को प्रदर्शित करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी और वित्तीय रिकॉर्डों को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? यहाँ है भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य विधायिका की भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल एक और तीन, कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपको याद रखना है जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य विधायिका के साथ ही स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को भी शामिल किया गया है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। हालांकि यह घोषणा सवाल उठाती है कि क्या व्यक्तिगत कानूनों में राज्य परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि स्वयं केंद्र ने इसके संदर्भ में कानूनों को बनाया है। इसी से राज्य की परिभाषा को लेकर भी विवाद पैदा हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना होगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची संघ और राज्य दोनों को विवाह, तलाक आदि के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार देती है, किंतु इसमें राज्य सरकार की भूमिका कहां तक हो सकती है, यह विवाद का कारण बन सकता है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निरअर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरअर्हता से छूट देता है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, कि 1, 2 और 3। जब हम लाभ के पद की बात करते हैं तो इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई विधायक या सांसद कोई सरकारी पद धारण करता है और इससे लाभ प्राप्त करता है तो उस पद को लाभ का पद कहा जाता है। संविधान के अनुसार एक विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण करता है। हालांकि संसद या राज्य विधायिका के द्वारा इसके संदर्भ में कानून पारित कर उन पदों को उल्लेखित किया जा सकता है जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। इसी के संदर्भ में आपको संसद निरअर्हता निवारण अधिनियम 1959 को ध्यान रखना है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के तहत लाभ के कुछ पदों को सूचीबद्ध करता है जो धारकों को सांसद या विधायक आदि होने से अयोग्य नहीं ठहराते हैं। इसके तहत कितने पदों को कानून के दायरे से छूट दी जा सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है और इस अधिनियम को 5 बार संशोधित किया गया है। भारत के संविधान में लाभ के पद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 102 और 191 में किया गया है। हालांकि संविधान में इससे संबंधित परिभाषा नहीं दी गई है।
इस रूप में यदि हम देखें तो तीसरा जो विकल्प है वो हमारा सही नहीं है, हालांकि पहला और दूसरा विकल्प सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे इसरो के द्वारा EOS-04 के लॉन्च की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 2022 के अपने पहले मिशन को 14 फरवरी 2022 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसके तहत ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-52 14 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को लॉन्च करने जा रहा है। PSLV C-52 EOS-04 को 529 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित करेगा। आपको ध्यान रखना है कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ समकालिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि उपग्रह हमेशा एक ही स्थानीय बिंदु पर एक ही स्थान पर जाता है, जिससे वैज्ञानिक उपग्रह चित्रों का उपयोग करके किसी एक बिंदु क्षेत्र में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह मिशन 2 छोटे उपग्रह को भी सहयात्रियों के रूप में ले जाने वाला है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है छात्र उपग्रह जिसका नाम है इंस्पायर सेट 1, जिसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोलोराडो विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी की प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया है। इसके अलावा इसमें एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह यानी INS-2TD भी शामिल है, जिसे इसरो के द्वारा विकसित किया गया है और ये भारत भूटान संयुक्त उपग्रह INS-2B का अग्रदूत है। यदि हम EOS-04 के बारे में बात करें तो इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी रीसेट है, जिसे सभी मौसमों में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह मुख्य रूप से वानिकी और वृक्षारोपण, कृषि, बाढ़ मानचित्रण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे अनुप्रयोगों के लिए चित्र को प्रदान करने जा रहा है। साथ ही साथ यह पहले के उपग्रहों यानी कार्टोसैट, रिसोर्स सेट और रीसेट 2B श्रृंखला द्वारा किए गए अवलोकनों को पूरा करते हुए सी बैंड में अवलोकन डेटा भी एकत्र करेगा, जो आगे आने वाले समय में भारत में मौसम संबंधी पूर्वानुमान के संदर्भ में भारत की क्षमता को बढ़ाने जा रहा है। आज के डेली क्विज में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।